चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एसी डीसी केबल साइजिंग ना, तो बेसिकली जो भी हम केबल साइज करते हैं, एक तो रेटिंग जो है वो उसके ऊपर लिखी हुई होती है केबल के ऊपर, आपने देखी होगी कि भाई कितने एम्पियर की केबल है और क्या उसकी रेटिंग है। लेकिन वो जो रेटिंग होती है वो बेसिकली एक जनरल रेटिंग होती है, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, ले करोगे, तो उसके हमें फिर डी रेटिंग फैक्टर भी निकालना पड़ता है कि हम वो कितनी कितनी डी रेट होगी। अच्छा, तो जो केबल सिलेक्शन है उसके अंदर आप बेसिकली वोल्टेज सिलेक्शन आप कर सकते हैं। केबल आवाज़ नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, और बाकी लोगों को भी नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है। मेरा ख्याल है ये नेट का इशू होगा। अच्छा, तो वोल्टेज एक जो जब आप केबल सेलेक्ट करते हो तो देखते हो किस वोल्टेज के लिए चाहिए। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं लो वोल्टेज नेटवर्क्स में, घरों के अंदर एसी 400 वोल्ट्स 380 वोल्ट्स। तो वोल्टेज सिलेक्शन वन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। और बेसिकली इसमें हम इंसुलेशन लेवल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि इंसुलेशन लेवल आपका क्या होगा। जो नॉर्मल लो वोल्टेज केबल्स हैं वो एसी डीसी के लिए सेम ही केबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हाई वोल्टेज नेटवर्क्स हैं उसके अंदर एसी डीसी पावर केबल्स अमूमन डिफरेंट होती हैं। और सेकंड जो इसके अंदर चीज़ काउंट होती है, दैट्स कॉल्ड रेटेड करंट, कि कितने एम्पेयर की केबल है, शॉर्ट सर्किट करंट उसका कितना है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग कितनी है। सेकंड चीज़ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका रेटेड करंट 2 एम्पेयर की का है, लेकिन अगर आपके पास फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट करंट, लेट्स सपोज अगर वहाँ 4 एम्पियर किलो एम्स या 6 किलो एम्स है, तो उसमें वो केबल सिंपली मेल्ट हो जाएगी और प्रोटेक्शन को ऑपरेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो फॉल्ट करंट है वो आपके पास टोटल आप कैलकुलेट कर लेते हैं नेटवर्क का या किसी भी जगह का, और फिर उस पर आप ये देखते हैं कि यार ठीक है, रेटेड करंट के लिए तो ये काफ़ी, लेकिन फॉल्ट टाइम पे प्रोटेक्शन को ऑपरेट करने तक, यानी कि फॉल्ट क्लियरेंस टाइम जो है आपका, उस तक एटलीस्ट इसको फॉल्ट करंट को बेयर करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड इज अ शॉर्ट सर्किट रेटिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशंस एंड रूट लेंथ है, क्योंकि हमें पता है कि जी ±5% जो है ना जनरल रेगुलेशंस है इसकी वोल्टेज ड्रॉप, अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप की। तो हमारे पास जो केबल के एंड के ऊपर आपके पास फिर जो है वो इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना आए। यानी कि अगर आपके पास इवन ये कि 10 एम्पियर का लोड है या 20 एम्पियर का लोड है और आप 20 एम्पियर की केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 एम्पियर की केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है, then in order to meet the voltage drop limit you may need to increase the cross section area of the cable as well, क्योंकि एक खास लेंथ के बाद वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपकी जो इम्प्लाइंसेस हैं और जो आपकी रेगुलेशन है वो इफेक्ट होगी। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी की बजाय कंडक्टर साइज बढ़ाना पड़ता है आपको वोल्टेज ड्रॉप लिमिट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ इंस्टॉलेशन, जैसे मैं ये डिस्कस कर रहा था शुरू में, कि हमारे पास जहाँ जैसे भी आप केबल को इंस्टॉल करते हैं उसका डी रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक केबल है वो आपने यूज़ करनी है एक डेजर्ट के अंदर, 48 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वायरमेंट है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, और दूसरी आपने वही केबल यूज़ करनी है जहाँ माइनस टेम्परेचर है। तो सेम केबल जो हॉट इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली उसकी रेटिंग डीरेट हो जाएगी, वो काफ़ी कम आप टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकोगे, जबकि वही जो केबल है सर्दियों के अंदर माइनस टेम्परेचर में ज़्यादा एम्पियर्स उसमें से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कंड्यूट में है, वो बेसिकली केबल ट्रे में है, वो सिंगल ले हुई हुई है, या मल्टी रन्स केबल्स हैं, पैरेलल में और भी केबल्स हैं। तो नॉर्मली अगर एक केबल के साथ दूसरी केबल आप ले करते हो तो दूसरी केबल की एम्पेसिटी को भी वो इफेक्ट करती है, और वो एम्पेसिटी कम हो जाती है उसकी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों की वजह से। और जो आपका थर्मल बेसिकली थर्मल जो लिमिट है वो भी हीट हीट डेसिपेशन को भी इफेक्ट करेगी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से मोड ऑफ इंस्टॉलेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जो केबल का साइज़ है वो भी इससे इम्पैक्ट होता है। एम्बियंट एंड ग्राउंड टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एम्बियंट टेम्परेचर लिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में लेट्स सपोज वी कैन टेक इट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट टेम्परेचर, यूके में आप 20 डिग्री ले सकते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एम्बियंट टेम्परेचर हम ले लेते हैं। नेक्स्ट सॉइल टाइप है, कि सॉइल किस तरह का है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि भाई सॉइल सॉइल की टाइप क्या है, क्या सॉइल में कितनी ही डेसिपेशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है।
अच्छा, अब क्या है कि जी when you need to do de-rating calculations, in fact जब भी आप कोई केबल फील्ड में इंस्टॉल करते हो तो हमेशा आप उसको डी-रेटिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। और इवन ये भी होता है कि अगर आपके पास फील्ड में आप एग्जिस्टिंग सबस्टेशन है फॉर एग्जांपल, उसमें आप केबल ले हुई हुई है, एक एलवी पावर केबल ले हुई हुई है, आप एक्सटेंड कर रहे हैं, आप दूसरी एलवी पावर केबल ले कर रहे हैं, तो ना सिर्फ ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को देखेंगे कि वो कितनी डी रेट हो रही है और उसका इम्पैक्ट दूसरी केबल से भी क्या पड़ रहा है, क्योंकि वो भी डी रेट होंगी। तो यू जस्ट कैन नॉट सिंपली एक्सटेंड एंड ले द न्यू केबल ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या उतनी डी रेटिंग की जगह है, उन पर परसेंटेज लोडिंग क्या है, क्या वो डी रेट होने के बाद वो उतना ज़्यादा वो बेयर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इफेक्ट डी रेटिंग का क्या होता है? डी रेटिंग का इफेक्ट ये होता है कि केबल आपकी हीटअप होंगी, डैमेज हो जाएंगी, दिस आर रिलेटेड टू लोड, बेसिकली लोड करंट्स। वोल्टेज का इम्पैक्ट क्या आता है कि इंसुलेशन डैमेज होती है, इंसुलेशन हिट होती है। कॉमन रीजंस टू अप्लाई डी रेटिंग फैक्टर्स, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर्स चलते हैं, तो इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ उस स्पेसिफिक एरिया का एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। केबल ग्रुप क्लोजली टुगेदर हैं तो डी रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये ज़मीन में हम एक अंदर ले कर रहे हैं केबल डेप्थ में, तो ऑब्वियसली उसकी भी डी रेटिंग बढ़ जाएगी। ट्रेस के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रे में अरेंजमेंट क्या है, कंड्यूट में इंस्टॉल कर रहे हैं, सनलाइट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, और एडिशनल हार्मोनिक करंट्स कितने हैं उसके अंदर बेसिकली जनरेट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है आपकी डी रेटिंग फैक्टर बढ़ जाता है। सबसे एक अच्छी एग्जांपल जो है वो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब जो पहले बना था, उसकी है कि वहाँ बेसिकली जब उन्होंने पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली और जब उन्होंने उसको रन किया तो केबल्स हीटअप हो रही थी, यानी रेटेड करंट केबल का था लेट्स सपोज 50 एम्पियर्स, और 40 एम्पियर्स के ऊपर लोड करंट था, 50 एम्पियर रेटेड था, स्टिल द केबल वर हीटिंग अप। उसका रीज़न ये था, एंड मुझे पता चलाया था, वो ये था कि हार्मोनिक्स बेसिकली जनरेट हो रही थी सिस्टम में। अब जब बुर्ज अरब बना था उस टाइम पे ये डिमर लाइट्स नई नई आना शुरू हुई थी, उसमें थायरिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुई थी, और ये सारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं दे आर क्रिएटिंग हार्मोनिक्स। और हार्मोनिक्स बेसिकली क्या है? दे आर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपकी अगर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल 50 हर्ट्स है तो सेकंड हार्मोनिक्स विल बी 100 हर्ट्स, थर्ड हार्मोनिक विल बी 150 हर्ट्स एंड 200 हर्ट्स। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आपकी जो इंसुलेशन है उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, वो स्ट्रेस डालती है केबल के ऊपर, और केबल अननेसेसरली इवन एट द लो करंट्स विल स्टार्ट टू हीट अप। तो इसलिए ये जो हार्मोनिक्स की स्टडीज़ हैं, हार्मोनिक्स को लिमिट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारी के इलेक्ट्रिक में या पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी, आई थिंक दे आर अलाउइंग टोटल हार्मोनिक डिसऑर्डर अप टू 5% ओनली। इससे ऊपर वो पॉइंट ऑफ कनेक्शंस के ऊपर कहते हैं कि आप हार्मोनिक्स ना हो, ये भी वन ऑफ द रीज़न है, वरना वो कैपेसिटी आपकी खा जाएगी केबल की। अच्छा, टिपिकल कंडीशंस, हाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी कैपेसिटी जो है वो केबल की लो होती जाएगी। मल्टीपल केबल बंच, ये अगर आप ज़्यादा केबल्स को इकट्ठा लेके जाएंगे, बंच करते जाएंगे, तो आपकी कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। केबल की कैपेसिटी यानी 100 की है, आपने उसको दो केबल्स का बंडल कर दिया तो आप रिड्यूस हो जाएगी एक फैक्टर के साथ, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह आपको इसके जो वेंडर के ब्रोशर्स हैं उसमें मिलती है। फिर उसके बाद डेप्थ पे आप रीड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास इसकी रेटिंग कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप ज़मीन पे ले कर रहे हैं, एक तो आप डेप्थ में ले कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, प्लस ये कि आप उसकी कैपेसिटी को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है दोनों में, अगर आपके पास बरीड हैं या एक्सपोज हैं तो इसमें ये फ़र्क होगा। इंस्टॉल्ड इन द कंड्यूट, कंड्यूट में इंस्टॉल करने से भी इसकी कैपेसिटी डाउन होती है। वन ऑफ द रीज़न यही है कि उसमें हीट डेसिपेशन आपकी इफेक्ट होगी और केबल जल्दी आपका हीटअप हो जाएगा और डैमेज हो सकता है, उसकी रेटिंग कम हो जाएगी। एक्सपोज टू द सनलाइट, ऑब्वियसली हीटिंग डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट कर रही है, तो सनलाइट में भी उसकी पूरी कैपेसिटी नहीं मिलेगी।
शॉर्ट ऑसिलेटेड केबल रन्स ऑफर नो डी रेटिंग नीडेड, यानी अकेला केबल एक जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें डी रेटिंग का फैक्टर नहीं आएगा उसके अंदर। Grouping and proximity. The most significant factor is the presence of another cable which causes mutual heating. The heating factor decreases the number of cables increase with the factor for touching cables being lower than for space cables. तो जो केबल, जितने ज़्यादा आप केबल्स ऐड करते चले जाएंगे और जितने करीब करीब आप उनको ले करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो आपका ये प्रॉक्सिमिटी फैक्टर कहलाता है या ग्रुपिंग फैक्टर कहलाता है, जो कि उसको इफेक्ट करेगा और बेसिकली उसकी जो डी रेटिंग जो है उसको बढ़ाएगा। एग्जाम्पल क्या है, 4 cables in the same tray might have a derating factor of 0.65, meaning the cable safe ampacity is reduced by 35%. एम्पेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर 10 एम्पेयर की केबल है, कि ये केबल की रेटिंग 10 एम्पेयर है, तो एम्पेसिटी हम कहेंगे इस ऑफ 10 एम्पियर। तो अगर आपने 4 केबल्स पैरेलल में रन कर दी हैं तो उनकी एम्पेसिटी डिक्रीज हो जाएगी 65% तक, यानी 35% जो है ना केबल की आपके पास जो भी कैपेसिटी थी वो रिड्यूस हो गई। इंस्टॉलेशन मेथड अगेन, द केबल इज बीइंग इंस्टॉल्ड इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू कूल। तो किस तरह आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसकी कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अगर आपने एयर में इंस्टॉल किया हुआ है ट्रे के अंदर, आपने कंड्यूट में उसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपने फेजेस के दरमियान स्पेसिंग कितनी दी हुई है, इन सब चीज़ों से उसकी कैपेसिटी को इफेक्ट होती है। बरीड केबल जो है ऑब्वियसली हमने पढ़ा था, थर्मल रेजिस्टिविटी का एक फैक्टर था जो हमने अर्थिंग डिज़ाइन के टॉपिक में स्टडी किया था, थर्मल रेजिस्टिविटी। और यहाँ बेसिकली आ जाता है सॉइल थर्मल थर्मल रेजिस्टिविटी ना, वहाँ था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी था, यहाँ थर्मल रेजिस्टिविटी है। थर्मल रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि जो आपकी मट्टी है, सॉइल है बेसिकली, वो हीट ट्रांसमिट करने में कितनी रेजिस्टेंस उसके अंदर है, दैट्स कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टिविटी। जबकि हम वो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में कितनी रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो उसकी जो थर्मल रेजिस्टिविटी है वो कैसी है, उस सॉइल की किस तरह की है, वो भी हम इस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये एग्जाम्पल है एक बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर से मैंने लिया है, केबल टाइप सिंगल कोर है। तो आपने किस तरीके से ये कोर्स इसमें आप जिस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं डिफरेंट मेथड से, उस तरीके से फिर जो है ना उनके डी रेटिंग फैक्टर्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो अनपरफोरेटेड ट्रेस यानी कि जिसके अंदर होल्स नहीं होते वर्सेस द परफोरेटेड ट्रेस जिनके अंदर होल होते हैं, तो आप ये देखें कि जो अनपरफोरेटेड हैं उनके फैक्टर्स 0.95 तक रिड्यूस हो गए हैं, और जो अनपरफोरेटेड हैं जिसके अंदर होल्स बने होते हैं जिन ट्रेस के अंदर, उनकी रेटिंग स्लाइटली बढ़ गई है, हमारे पास 2% एक्स्ट्रा है। तो नंबर ऑफ सर्किट्स पर टायर और द रो, एक रो में अगर एक सर्किट है तो 95% ट्रे होने की वजह से उसकी कैपेसिटी 5% कम हो गई ऑलरेडी। और अगर आपने 2 रन्स डाल दिए तो 85% हो गई, अगर 3 रन्स डाल दिए तो 0.84% हो गई। तो कैपेसिटी आपकी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। और अगर आपने इस तरह अरेंज की केबल्स ट्रे के अंदर पैरेलल में सारी, तो आपको अच्छी कैपेसिटी मिली 0.95। और अगर आपने इस शेप में, ट्रेफॉइल अरेंजमेंट कहलाती है आई गेस, तो इस शेप में आपने अरेंज की, तो इसमें अगर आपकी कैपेसिटी जो है ना वो 3% मजीद गिर गई। लेकिन इसमें यह है कि आपके पास चांस ये है कि इसको आप रिअरेंज करके 3 केबल्स और यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो स्पेस की थोड़ी सेविंग हो जाएगी। लेकिन ये कि आपकी कैपेसिटी जो है ना, दिस बेसिकली स्टिल गोज डाउन टू 3% मोर, कैपेसिटी आपकी गिर गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास परफोरेटेड नॉन परफोरेटेड लैडर सपोर्ट अरेंजमेंट्स आपके पास आ गई हैं। तो ये देखें, ये तो बिल्कुल नीचे इसमें कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं था। यहाँ अगर आपने थोड़ा सा उठा के लैडर की टाइप में अगर आपने ट्रे बना के लगाई है तो फुल आपको यहाँ उसकी 100% कैपेसिटी मिल रही है, कैपेसिटी नाश हो चुकी है। तो ये डिफरेंसेस हैं। अगर वर्टिकल परफोरेटेड केबल्स ट्रेज हैं तो इसके अंदर 94% आपको मिल रही है और 85% मिल रही है। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और डिफरेंट जो है वो इनकी डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, रेटिंग्स वो बता रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर यहाँ हम आ जाएं लेडर सपोर्ट में,
तो इसमें डिस्टेंस डी उन्होंने दिया हुआ, कुछ डिस्टेंस के साथ आप देंगे तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। अच्छा, अब ये मल्टी कोर, ये था सिंगल कोर अरेंजमेंट। अगर आपके पास मल्टी कोर है, मल्टी कोर के अंदर जो अगर आप केबल ले कर रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से अनपरफोरेटेड ट्रेस, परफोरेटेड ट्रेस, लैडर अरेंजमेंट, वर्टिकल परफोरेटेड ट्रेस, तो ये बेसिकली आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट रेटिंग्स मिल जाती हैं। नंबर ऑफ केबल्स 9 हो गई तो आप देखें ये बेसिकली 68% तक इसकी जो रेटिंग है वो चली गई है, यानी कि आपने 32% केबल की रेटिंग को लूज कर दिया। तो जब भी सब स्टेशन डिज़ाइनिंग करेंगे हम विंड पावर की या फिर हम डिज़ाइन करेंगे सोलर्स की, तो हम इसके अंदर इसका ख्याल रखें कि हमने कितनी ट्रेस बनानी है, कैसे उनको रन करना है, और डी रेटिंग फैक्टर हम प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तमाम चीज़ों का। ओके, अच्छा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड है 80 किलोवाट्स का, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू द एंड द लोड इज 200 मीटर्स, सिस्टम वोल्टेज इन 453 फेज। तो 80 किलोवाट का हमारे पास लोड है और लेंथ है 200 मीटर्स, वोल्टेज है 415 वोल्ट्स, 3 फेज सिस्टम, पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग। हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल जो हमारा डोमेस्टिक लोड है, और परमिसिव वोल्टेज ड्रॉप इज 5%, डिमांड फैक्टर इज 1। तो यानी कि आपका जो भी फैक्टर है 100% डिमांड फैक्टर हम कंसिडर करेंगे उसके अंदर। So cable laying details. Cable is directly buried in ground trench at the depth of 1 meter. Ground temperature is approximately 35 degrees. Number of cables per trench is 1. Number of run cable is 1 run. तो एक ट्रेंच में बेसिकली एक केबल है और बेसिकली और एक ही रन है। टेम्परेचर 35 डिग्री है, 80 किलोवाट हमारे पास लोड है, 200 मीटर उसकी लेंथ है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास केबल का साइज बेसिकली क्या होना चाहिए, और थर्मल रेजिस्टिविटी हमारे पास अननोन है। हमारे पास नेचर ऑफ सॉइल है कि हल्की सी जो है ना नमी वाला सॉइल है। इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, अगर आपके पास थर्मल रेजिस्टिविटी है तो वो आप वो चूज़ कर सकते हैं डी रेटिंग फैक्टर के लिए, या फिर आपके पास अगर कंडीशन ऑफ सॉइल है, ड्राई सॉइल है, वेट यानी डैम्प सॉइल है, तो उसका एक चार्ट बना हुआ होता है, उससे हम फिर उसका डी रेटिंग फैक्टर निकालते हैं कि भाई कितना डी रेटिंग फैक्टर हमारे पास हम उसमें लगा सकते हैं। तो 80 किलोवाट हमारे पास बेसिकली लोड है, 200 मीटर लेंथ है, वोल्टेज 415 है, पावर फैक्टर है, वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास है, और कितनी केबल्स कितने रन्स और कितनी डेप्थ पे और ज़मीन का टेम्परेचर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम अगर कंज्यूम लोड निकालेंगे, डिमांड फैक्टर 1 है, हम कंसीडर करते हैं सारा लोड हर वक्त ऑन रहेगा, तो 80 किलोवाट हो गया। कंज्यूम लोड इन केवीए, बेसिकली आप बेसिकली अगर किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे केवीए के अंदर, किलोवाट तो बेसिकली कंज्यूम पावर है जिसको हम कहते हैं एक्टिव पावर, और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे केवीए में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पावर फैक्टर से, तो इट विल बी 100 केवीए। फुल लोड करंट जो है वो आपका होगा, केवीए फार्मूला है S इज इक्वल टू √3 V इंटू आई। तो आप फुल लोड करंट निकालेंगे, केवीए को डिवाइड करेंगे √3 से और वोल्टेज से, तो आप 139 एम्प्स बेसिकली आपको चाहिए, 100 ऑलमोस्ट 40 एम्पियर, 139 एम्प्स और 140 एम्प्स जो है आपके पास की केबल होनी चाहिए। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है भैया 140 एम्पियर की आप केबल लें और लगा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देखेंगे कि भाई मेरे पास अब इतने डेप्थ पे लगेगा, टेम्परेचर इतना है, लेंथ इतनी है, वोल्टेज ड्रॉप इतना है, तो मुझे अब किस साइज़ का केबल मुझे लेना चाहिए। अब ये करेक्शन फैक्टर्स आ गए डिफरेंट किस्म के। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर आपके पास 40 है, 35 है हमारे पास एम्बिएंट टेम्परेचर, तो अगर हमारे पास पीवीसी केबल है तो डी रेटिंग फैक्टर 94 है, और अगर हमारे पास XLPE केबल है या EPR केबल है तो 0.96 है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंसुलेशन ऑफ द केबल वी हैव नाउ दिस डी रेटिंग फैक्टर। तो हमें एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी डी रेटिंग फैक्टर की। नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड टेम्परेचर
बेसिकली आ गया कि ग्राउंड टेम्परेचर क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर, ग्राउंड टेम्परेचर। ग्राउंड टेम्परेचर हमारे पास कितना था, ग्राउंड टेम्परेचर 35 है, एम्बिएंट हम 40 ले लेते हैं, एम्बिएंट 40 है, 0.87 0.91, और ग्राउंड टेम्परेचर हमारे पास यहाँ से आ गया 0.77 0.89। तो ये बेसिकली डी रेटिंग फैक्टर है जो कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोवाइड करता है। थर्मल रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके। व्हेन द थर्मल सॉइल इज अननोन, कि आपके पास क्या रेजिस्टिविटी है, 1 हो सकती है रेजिस्टिविटी, 1.5 है अगर रेजिस्टिविटी तो आपने फैक्टर लेना 1.1। अगर 1 रेजिस्टिविटी आ रही है तो आपने लेना है 1.18 इसका, और उसके बाद अगर 2 है तो ये फैक्टर लेना है। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स अवेलेबल कि थर्मल रेजिस्टिविटी कितनी आपकी आ रही है मट्टी की। अगर आपको नोन है तो आप इनमें से उठाएंगे वैल्यू, और अगर अननोन है, जैसे हमें बताया था, हमें थर्मल रेजिस्टिविटी का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉइल है वो किस तरह की है, वेट है तो वी विल गो फॉर 1.13। तो हमारे पास जो फैक्टर है 1.13 का हमें मिल गया, प्लस लेइंग डेप्थ। लेइंग डेप्थ के हिसाब से भी आप देखें डी रेटिंग फैक्टर आपका चेंज हो रहा है। तो 0.5 मीटर डेप्थ के ऊपर इट इज़ 1.1 डी रेटिंग फैक्टर, और 0.7 के ऊपर इट्स 1.05। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है आपकी डी रेटिंग फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो केबल स्टार्टेड टू डी रेट as we are going deep into the ground, so best is to lay it at 0.5 meter depth। तो ये नॉर्मल है। केबल डिस्टेंस करेक्शन फैक्टर, अब आपकी जो केबल है बेसिकली वो कितने डिस्टेंस से आपने ले की हुई है। एक केबल आपके पास सिंगल रन है तो ऑब्वियसली कोई भी आपके पास डी रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा। अगर मल्टीपल रन है और उनके डिफरेंट डिस्टेंसेस आपके पास हैं तो आपके पास डिफरेंट डी रेटिंग फैक्टर्स मिलेंगे। इस डिस्टेंस पे 0.85 है, 0.25 मीटर्स पे 0.9 है, 0.5 पे 0.9 है। तो इस तरीके से जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है तो डी रेटिंग फैक्टर बढ़ता जा रहा है। केबल ग्रुपिंग फैक्टर, नंबर ऑफ ट्रेस पर नंबर ऑफ ट्रे फैक्टर, कितनी आपके पास केबल्स एक ट्रे के अंदर, हमारे पास एक ही केबल है तो 1 का फैक्टर हम लेंगे। अगर आपके पास 2 केबल्स हैं, 3 केबल्स पर ट्रे हैं, तो 8 तक आते आते आपने 30 ऑलमोस्ट 30% जो रेटिंग है वो आपने लूज कर दी है। अच्छा, आप सारे फैक्टर्स आप अप्लाई करेंगे कि भाई ये केबल कहाँ लगी हुई है, उसकी किस जगह पे इंस्टॉलेशन हुई हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है, डेप्थ क्या है, सॉइल कैसा है, ट्रे में क्या अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब हम डालेंगे तो हमारे पास डी रेटिंग फैक्टर आया है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 0.93। तो अब हमारी केबल इतनी डी रेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ देख ली, क्या डी रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है। सिलेक्शन ऑफ केबल क्या है जी, फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर केबल फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। So cable derating amp should be higher than the full load current of the load। यानी कि अगर आपके पास लोड करंट निकला है जी, कितना निकला था, 139 निकला था। तो मैं अगर पहली कंडीशन को देखूं जिसको हम जानते हैं सारे कि 139 है, तो मैंने अगर 140 या 150 एम्पीयर की केबल ले ली, इसका मतलब ये कि मेरी पहली कंडीशन मीट हो गई, हायर देन द फुल लोड करंट। फिर उसके बाद इसको डी रेट किया केबल को 139 इंटू 0.93 अगर हम करें, इसको डी रेट करें तो ऑब्वियसली फिर ये कम हो जाएगी आपकी केबल की जो जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0.93 के साथ, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर, 139 इंटू, अगर मैं 140 एम्प्स की केबल लेता हूँ इंटू 0.93, तो ऑलरेडी 130 एम्प्स के बराबर है 140 की केबल्स, 140 एम्पियर्स की। तो इफ़ आई टेक इट 150 इंटू 0.93, तो दैट विल बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। जो हमारा पहला क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, सेकंड ये कि वोल्टेज ड्रॉप शुड बी लेस देन द ±5% और द अलाउेबल लिमिट। तो एंड ऑफ द केबल आफ्टर 200 मीटर्स, आफ्टर आपके पास अगर ये केबल है तो 200 मीटर की केबल है तो 200 मीटर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा
that will be like simple V is equal to IR or IZ. Z is for the resistance and reactance. अगर AC केबल है तो रिएक्टेंस इसमें आएगी, और अगर DC केबल है तो प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशंस में आएगी, क्योंकि DC के अंदर रिएक्टेंस नहीं आती, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस उसमें आती है। तो 139 करंट एम्पियर जब फ्लो हो रहा हो इसके अंदर से, तो एंड ऑफ द केबल आफ्टर 200 मीटर्स मुझे जो वोल्टेज मिलने चाहिए 415 अगर यहाँ है, तो एंड पे जो मुझे मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए विद इन द ब्रैकेट ऑफ प्लस माइनस 415। ओके, तो मुझे ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना बैंडविड्थ में मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हमने अभी अचीव नहीं किया। नंबर ऑफ केबल्स रन्स फुल लोड करंट केबल डीरेटिंग फैक्टर, ये अभी मैंने देखा था कि डीरेटिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी जो केबल है वो स्टैंड कर रही हो। और थर्ड बेसिकली क्या है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग, कि जो आपकी जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है वो भी अचीव हो रही हो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर केबल 2 एम्पेयर की है तो उसकी लेट्स सपोज शॉर्ट सर्किट रेटिंग अगर है तो लेट्स सपोज इट्स 1 किलो एम्प्स। तो जो केबल आपकी 4 एम्पेयर की होगी उसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, लाइक इट विल बी 2 किलो एम्प्स। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें दो डिफरेंट सोर्सेस का, तो उसमें एक मिनट, लेट मी शो यू द अदर थिंग। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं इसका थोड़ा सा, वो इस तरीके से ये कि आपके पास अगर लोड करंट फॉर एग्जांपल दो सोर्सेज लगी हुई हैं, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, लोड करंट दोनों का सेम है, इसका भी लेट्स सपोज 10 एम्पियर लोड करंट है, इसका भी 10 एम्पियर लोड करंट है। वोल्टेज ड्रॉप का भी कोई मसला नहीं, दोनों के अंदर लेंथ छोटी है फॉर एग्जांपल इसकी। और अपने ये 12 एम्पियर की केबल ले ली, 12 एम्पियर की केबल यहाँ ले ली, इसका शॉर्ट सर्किट करंट था 1 किलो एम्प्स। यहाँ आप ले ली 12 एम्पियर की केबल, शॉर्ट सर्किट लेवल आपका है 5 किलो एम्प्स। तो दोनों बेसिकली ये आपने ले ली 14 एम्प्स की थोड़ी बड़ी केबल ले ली है। तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी जनरेटर है, लेट्स इट इज इक्वल टू 100 kVA, इसकी परसेंटेज इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे, दैट्स लेट्स सपोज इक्वल टू 10%। तो इसका जो मैक्सिमम फॉल्ट एमवीए निकल जाता है, फॉल्ट एमवीए निकलता है। या अगर इसका रेटेड करंट आपको पता हो, फुल लोड करंट ट्रांसफार्मर का पता हो लो वोल्टेज साइड का, लेट्स सपोज इट्स इक्वल टू 100 एम्प्स, या मेक इट लाइक 200 एम्प्स इज अ फुल लोड करंट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे फुल लोड करंट को परसेंटेज इम्पीडेंस से, तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। तो फुल लोड करंट है 200 एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.1, तो 2 किलो एम्प्स इसका शॉर्ट सर्किट करंट बन गया, 2 किलो एम्प्स। तो अगर आपने 10 एम्पियर लोड था, आपने 10 एम्पियर की डिवाइस कनेक्ट की, आपने 12 एम्पियर की केबल लगा दी या 15 एम्पियर की केबल लगा दी, और उसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग आपने नहीं देखी, वो थी 1 किलो एम्प्स। जब आपने देखा कि जो आपने जनरेटर लगाया हुआ है, जो सोर्स लगाई हुई है, उसका फॉल्ट करंट बनता है 2 किलो एम्प्स, और यहाँ आपने लगा रखा है एमसीबी, छोटा सा मिनीचर सर्किट ब्रेकर इधर। तो मिनीचर सर्किट ब्रेकर जब तक ऑपरेट करेगा उससे पहले ही केबल जो है ना आपकी बर्न होके, पिघल के, फ्यूज होके गिर जाएगी, डैमेज हो जाएगी यहाँ। क्योंकि इसकी जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, लोड के ऊपर तो कोई मसला नहीं, लोड करंट तो ये बेयर कर रही है अच्छे तरीके से, 10 एम्पियर कैपेसिटी है 15, लेकिन इसकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कम है। तो जैसे ही फॉल्ट आएगा ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए लेट्स सपोज चाहिए 120 मिली सेकेंड्स या 100 मिली सेकेंड्स एलवी साइड पे, तो उससे पहले ही ये केबल आपकी बर्न आउट होके डैमेज हो जाएगी। और दूसरी केबल मैंने 14 एम्पियर की डाली हुई है जो हाई कैपेसिटी की है, इसका 5 किलो एम्प्स शॉर्ट सर्किट लेवल है, और जो सिस्टम का है वो 2 किलो एम्प्स है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी और ये चलती रहेगी। तो हमने देखा कि पहली चीज़ रेटिंग आपकी
अचीव होनी चाहिए वो दोनों में अचीव थी, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट लेवल है वो ये अचीव नहीं कर पा रही थी, ये कर पा रही है। तो यानी कि इवन आप जब केबल बाय कर रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे कि मेरे पास सोर्स इम्पिडेंस कितनी है, सोर्स लेवल कितना है, तो आप उसको कैसे करेंगे। ट्रांसफार्मर अगर आप नेम प्लेट पे जाएं, आपके पास अगर कैलकुलेट करना हो घरों के अंदर, अगर आपके पास जो सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर है, अगर लेट्स सपोज वो 100 केवीए का लगा हुआ है, या उसको बड़ा करते हैं 400 केवीए का, 100 केवीए का लगा हुआ था पहले, अब वो बड़ा बड़ा चेंज करके उन्होंने 1 एमवीए का लगा दिया साइड के ऊपर, उससे सप्लाई दे दी सबको कि भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो मैं बढ़ा के 1 एमवीए कर देता हूँ। तो उस सूरत में उसकी जो कैपेसिटी है फॉल्ट लेवल की वो काफ़ी बढ़ जाएगी, 100 केवी टू 1 एमवीए 10 टाइम्स काइंड ऑफ वो फॉल्ट कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब फॉल्ट सिवियर आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। और उसकी कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या है कि उसकी जो रेटिंग है एस डिवाइड बाय परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो हमारे पास कराची में ट्रांसफार्मर है वो 5% डिस्ट्रीब्यूशन उनकी परसेंटेज इम्पिडेंसेस होती हैं, तो 5% उनकी रेटिंग होती है। तो अब आपके पास इसकी डिवाइड करेंगे तो फॉल्ट एम वी आ जाएगा, एम वी ए फॉल्ट। और इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू √3 VI, तो इससे आपको आई फॉल्ट मिल जाएगा। तो जब आप केबल सेलेक्ट करते हैं खासतौर पर नेटवर्क में या सबस्टेशंस के अंदर, तो फिर आप जो फॉल्ट लेवल है उसको भी आपको मद्देनज़र रखना होता है। सो लेट्स गो बैक। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं यार हमने 3.5 जो कोर 70 स्क्वायर की केबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर सिंगल रन, तो 70 स्क्वायर की केबल 3 कोर केबल हमने सेलेक्ट की है, उसकी रेटिंग बनती है 170 एम्पियर्स। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है दैट्स 139 एम्पियर्स। मैंने सेलेक्ट कर रही है थोड़ी सी बड़ी साइज़ की केबल, दैट्स 170 एम्पियर्स। तो मैंने अगर इसको डी रेट किया, जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर में जिस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डी रेट फैक्टर लगेगा, दैट्स वी कैलकुलेटेड 2.93। तो डी रेट होने के बाद 139 के अगेंस्ट 159 इसकी एम्पेसिटी आ गई। 139 हमें रिक्वायर्ड थी एम्पेसिटी, इसकी आई 159 एम्पेसिटी। तो एम्पेसिटी तो बेसिकली आपकी अचीव हो गई। फिर आपने कैलकुलेट करना है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप जो है V इज इक्वल टू आई जेड है इम्पिडेंस, उसको इन्होंने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। करंट R रेजिस्टेंस कॉस ऑफ फाई, J रिएक्टेंस साइन ऑफ फाई। तो R हमारे पास कितना है 0.5 ओम्स पर किलोमीटर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको डेटा शीट से। जो इसकी डेटा शीट है उसमें आपके पास R भी मिल जाएगा और X भी मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। ओके, X की वैल्यू जो यहाँ मिस कर दी है, JX साइन ऑफ फाई। ओके, तो 0.077 ओम्स पर किलोमीटर आपकी रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। AC के अंदर रिएक्टेंस आ जाती है, DC में सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, एक तो आपको ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं टोटल रिएक्टेंस V इज इक्वल टू आई जेड से। दूसरा ये कि अगर आपके पास केबल के चार्ट्स अवेलेबल हैं, वो आसानी के लिए मैन्युफैक्चरर्स पर एट रेटेड एम्पियर्स पर यूनिट मीटर्स, वो भी आपको वैल्यू बता देंगे। 1 मीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो उससे भी निकल आता है। उस चार्ट के जरिए भी इसको आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसकी वोल्टेज ड्रॉप्स कितने होंगे। वो चार्ट भी मैन्युफैक्चरर्स दे सकते हैं, आप खुद भी चाहें तो कैलकुलेट कर लें। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आपने मल्टीप्लाई करके देखा, तो वो निकला, अगर आपने यहाँ फुल लोड करंट नहीं यूज़ किया 159 का, आपने यूज़ किया 139 का फुल लोड करंट जो रेटेड था, तो आपको पता चला कि जी जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है दैट्स मोर देन द अलाउेबल लिमिट। सो अलाउेबल लिमिट वाज +-5%। तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट्स बिकम ग्रेटर देन 5.8%। अच्छा, अब ये देखें कि अगर हम थंब रूल पे चलें, वही किसी साइट पे आप गए, आपने जाके देखा कि यार ये जो केबल है ये यहाँ डला हुआ 170 एम्पियर का और लोड चल रहा है लेट्स सपोज 130 एम्पियर 140 एम्पियर, तो आप कहेंगे यार चलो यार इसका मतलब ये है कि इसमें ना 30 एम्पियर की कैपेसिटी अवेलेबल है, और हम क्या करेंगे कि हम जो है ना साइड के ऊपर एक्सटेंशन हो रही है, केबल एक्सटेंड कर रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और बस को एक्सटेंड करते हैं ACDB को, और इसको फॉर एग्जांपल हम मजीद लोड ऐड कर सकते हैं। ये कैपेसिटी क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है कितना एम्पेयर की, 30 एम्पेयर की मैं और इसमें MCBs लगा देता हूँ, आउटगोइंग फीडर कनेक्ट कर देता हूँ। आउटगोइंग फीडर वो फीडर जो कि बस बार से पावर लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली गलत मिथ है। हमें तमाम केबल्स जितने भी हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं एज पर द केबल साइजिंग कैलकुलेशंस, जिसमें सिर्फ एम्पेयर्स नहीं देखे जाते, उसमें हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। और जब तक आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं होंगी तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितने फीडर एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वी आर यू कैन सी स्टिल यूजिंग द रेटेड करंट जिसपे हमें केबल लगानी है। अगर आपने एक्सटेंशन को कंसीडर करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको उसी टाइम डिज़ाइनर को बताना पड़ेगा कि यार हमारा अभी कनेक्टेड लोड 140 एम्पियर्स है। अगर नहीं पता डिज़ाइन स्टेज पे, तो आप ये कह सकते हैं कि वट एवर इज अ कनेक्टेड लोड, प्लीज टेक 25% ऑफ एक्सटेंशन फॉर द फ्यूचर कंसिडरेशन। तो वो ACDB उस हिसाब से बड़ा बनाएगा, और वो MCBs खाली बना के भी छोड़ सकता है और वहाँ उनका स्लॉट भी दे सकता है। तो उसमें वो फिर जो फ्यूचर लोड कंसिडरेशन है वो कंसिडर करेगा, और उसी हिसाब से आपकी जो मेन प्राइमरी केबल है वो सेलेक्ट करके लगाएगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बेयर मिनिमम के ऊपर हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं कि लिमिट को अचीव करने के लिए। अब देखें एम्पिसिटी हमने अचीव कर ली थी, दैट वाज 159 अगेंस्ट 139 एम्प्स, लेकिन जब मैंने वोल्टेज ड्रॉप देखा तो दैट वाज बियॉन्ड द लिमिट्स, वो दैट वाज मोर देन 5%। तो इसलिए फिर हमने कहा कि भाई हम ये केबल अब नहीं सेलेक्ट कर सकेंगे। हालांकि 70 स्क्वायर mm की केबल 170 एम्पियर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को मीट नहीं कर रही, बिकॉज लेंथ इज टू लॉन्ग, 200 मीटर इज अ वेरी लॉन्ग लेंथ। सो वी विल सेलेक्ट अनदर केबल, 95 स्क्वायर mm केबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो 95 स्क्वायर mm की केबल हमने सेलेक्ट की, और यहाँ शॉर्ट सर्किट रेटिंग इन्होंने मेंशन नहीं की थी, विद अ शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ 8.2 किलो एम्प्स। तो ये इसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग भी हमें मिल गई। तो 95 स्क्वायर mm की कैपेसिटी जो है वो 200 एम्पियर है केबल की, और उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0.41। ओके, तो अब ये देखेंगे जो आपकी mm जब इंक्रीज हुए हैं, केबल के क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ है, तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो गई है क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑब्वियसली V इक्वल टू IZ के हिसाब से कम होंगे। ओके, और आपकी जो रिएक्टेंस है वो मोर और लेस स्टिल रिमेन द सेम, बिकॉज रिएक्टेंस का जो ताल्लुक है वो ज्योमेट्री के ऊपर होता है कि आपने केबल किस तरह से ले की हुई है, किस तरीके से उसको आप ले कर रहे हैं। तो ये दैट्स बेसिकली 0.41 ओम्स पर किलोमीटर, और उसकी जो रिएक्टेंस हमारे पास आ गई है दैट इज 0.074 मोह पर किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। डीरेटिंग फैक्टर अप्लाई किया हमने, 200 एम्पियर से मल्टीप्लाई किया, 0.93% डीरेट हो रहा है हमारा। तो डीरेट होने के बाद हमारे पास बेसिकली ये 187 एम्प्स इसकी रेटिंग आ गई। अच्छा, हमने जब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया फार्मूला अप्लाई करके V इज इक्वल टू IZ, तो हमारे पास ये 2.2% हमारे पास अच्छा खासा जो है, आप देखें वोल्टेज ड्रॉप परमिसिबल 5% था, दैट्स हियर इट इज़ 2.2%। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया है। तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप का जो क्राइटेरिया है वो भी हमने अचीव कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया रेटिंग भी अचीव हो गई, सेकंड क्राइटेरिया वोल्टेज ड्रॉप, डी रेटिंग फैक्टर एम्स अचीव किया, फिर डी रेटिंग फैक्टर चेक करने के बाद फिर एम्स को वेरीफाई किया, फिर हमने वोल्टेज ड्रॉप्स को देखा, लेंस 200 मीटर है उसको मल्टीप्लाई करके, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड जो हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया है वो है 8.2 किलो एम्स कैपेसिटी का। ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी आपकी मीट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो आपके पास जो भी ट्रांसफार्मर है साइट के ऊपर, उसको आप डिवाइड करेंगे फॉल्ट करंट से, और फिर उससे आप निकालेंगे कि यार आपके पास जो साइट का जो फॉल्ट एम्स है वो कितना है। तो लेट्स सपोज अगर हम कंसीडर करें दो ट्रांसफार्मर्स, अगर हम देखें, एक हम देखते हैं 100 kVA का ट्रांसफार्मर,
और हम दूसरा देखते हैं 500 केवी का ट्रांसफार्मर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं जो भी लगे हुए हैं, या हम तीसरा देखते हैं 1 MVA या 1000 केवी का ट्रांसफार्मर। और इसकी जो हमारे पास वोल्टेज लेवल्स हम ले लेते हैं इसके 11/415, और परसेंटेज इम्पिडेंस हम ले लेते हैं इसकी 5%। तो सबकी एक ही होगी, 5%, 5%। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली। अगर हम लोड करंट निकालें, S इज इक्वल टू √3 V इंटू आई, तो I जो है आपका बराबर होगा S डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई V। यानी आपकी जो अपरेंट पावर है दैट्स बेसिकली 100 kVA, दैट्स इक्वल टू √3 वोल्टेज इनटू करंट। तो आपके पास 100 kVA डिवाइड बाय √3 divided by the voltage which is 415। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 divided by 1.732 divided by 415 multiplied by 1000, 139 amps बेसिकली लोड करंट, मैक्सिमम लोड करंट बन गया इसका लो वोल्टेज साइड के ऊपर। अच्छा, ये 500 है तो 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 139 इंटू 5, 139 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू IL will be equal to low voltage side 695 amps, और ये 10 टाइम्स है तो that will be equal to 1390 amps। तो ये लोड करंट डिफरेंट कैपेसिटी ट्रांसफार्मर्स की डिफरेंट है। अगर आपने शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है तो इसको जस्ट डिवाइड करेंगे 0.1 से। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है ना, आई शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट विल बी इक्वल टू आई लोड करंट डिवाइड बाय परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.1 से तो ये हो जाएगा 1.39 किलो एम्प्स। ये हो जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 695 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 6.95 किलो एम्प्स। और आपके पास अगर ये ट्रांसफार्मर है तो इसकी हो जाएगी 13.9 किलो एम्प्स। तो आप देखें, अगर आपके पास, अब ये डिपेंड कर रहा है, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 500 kVA का है तो आपकी ये 90 mm की केबल विल बी सफिशिएंट, बिकॉज उसकी कैपेसिटी 8.2 किलो एम्प्स है। जबकि यहाँ जो लगा हुआ है वो लगी हुई है जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी वो 6.95 है। लेकिन अगर 1 MVA का आपके पास है तो ये सफिशिएंट नहीं है, देन यू मे नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट कैपेसिटी। जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी वोल्टेज ड्रॉप आपके अचीव हो गए 70 mm के ऊपर। अगर शॉर्ट सर्किट अचीव नहीं हो रहा 90 mm पे अचीव हो, 35/70 था, 70 पे, तो फिर उसके बाद आप 90 पे शीट से देखेंगे और जस्ट अगली केबल सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब एग्जाम्पल ये कि आपके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आपने अपग्रेडेशन की रिक्वेस्ट दे रखी है। आपने कहा है मेरे पास लोड बढ़ गया फैक्ट्री के अंदर 500 से, अब मैं चाहता हूँ मैं 2 MVA के ऊपर शिफ्ट कर जाऊँ। तो जब आप 500 से 2 MVA पे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज यू वांट, आपकी फैक्ट्री बड़ी हो गई है, तो आप सिंपली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉल्ट MVA शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी वो इनहांस हो जाएगी और आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो करंट नेटवर्क है वो रिएवल्यूएट करना पड़ेगा। उसमें आप AC DC साइजिंग कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि भाई वो आपका फॉल्ट लेवल आपको के लिए काफ़ी है या नहीं। अच्छा, ये सिर्फ AC DC साइजिंग कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है पॉइंट, बल्कि ये आपके पास जहाँ जहाँ सोर्स ऐड होती हैं, अब हमारे पास जब सिमुलेशंस आएंगे उसमें हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास स्विच गियर है, यहाँ you have a switch gear at the wind power plant for example। आपके पास एक लाइन आ रही है 132 kV की फॉर एग्जांपल विंड पे या सोलर पे, और वो आपके पास कनेक्टेड है आगे
ट्रांसफार्मर्स के साथ। इसका फॉल्ट लेवल फॉर एग्जांपल, इसका फॉल्ट लेवल है 13 किलो एम्प्स। एक लाइन अगर आपके पास है नेशनल ग्रिड की या वापडा की, तो ये 13 किलो एम्प्स की कैपेसिटी के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो ब्रेकर खरीदना है, जो आपको केबल्स खरीदनी है, स्विच गियर्स खरीदने हैं, उस जो सर्किट ब्रेकर है उसकी कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन 13 किलो एम्प्स। तो मैंने लेट्स सपोज 20 किलो एम्प्स का इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिया। इसी तरीके से मेरी तमाम केबल्स, बस बार और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारे मैंने 20 किलो एम्प्स पे ले लिए। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे एक्सपेंशन करनी है तो मैं एक और लाइन ऐड करूँ, यहाँ फॉल्ट आते रहते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वापडा से कि आई वांट टू एक्सटेंड another line because of the poor quality of the transmission line. I would like to add another breaker here. तो मैंने एक और लाइन ऐड कर दी यहाँ। तो अब क्या है कि अगर मैं दो लाइनें ऐड करके दोनों को एट अ टाइम चलाऊंगा तो अब कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट की इसकी डबल हो जाएगी। 13 किलो एम्प्स इसके, 13 इसके, तो 26 किलो एम्प्स जो है ना, अब इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई है। जबकि मेरे पास जो इक्विपमेंट है ग्रिड पे, दैट इज ओनली ऑफ 13 किलो एम्प्स या 20 किलो एम्प्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब ये इक्विपमेंट्स को पैरेलल में नहीं चला सकता है। मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं दोनों को, पूरे ग्रिड को ऑपरेट करूं, जो कि इतनी कोई वाइबल ऑप्शन नहीं है। अनदर ऑप्शन इसमें इसमें आता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट रिएक्टर्स सीरीज में ऐड किए जाते हैं, रिएक्टर्स ऐड करते हैं, रिएक्टर्स शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करते हैं, लेकिन ये इनमें पावर लॉस भी होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ये भी फिजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है थर्ड, कि मैं ये कहूँ कि अभी एक वक्त में एक ही फीडर ऑन रहेगा, दोनों एट अ टाइम में ऑन नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो मैं एक वक्त में एक ही ऑन रखूँ और मैं यहाँ कपलर ऐड कर दूँ फॉर एग्जांपल। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं कपलर ऐड कर दूँ, यहाँ कपलर को मैं हमेशा ओपन रखूँ और एक को मैं इस लाइन से फीड करता रहूँ पावर प्लांट को, दूसरी लाइन को मैं दूसरे के लिए इस्तेमाल करूँ। फिर मैं यहाँ लगा दूंगा चेंज ओवर स्कीम, जिसे कहते हैं ABTS, ऑटोमेटिक बस ट्रांसफर स्कीम, कि अगर जैसे ही ये फेल हो आपके पास लाइन, अगर ये इस लाइन पे फॉल्ट आता है, ट्रिपिंग हो जाए, तो ये कपलर ऑन हो जाए और फिर उसके बाद ये पूरी कैपेसिटी को फीड कर सकेगा प्लांट की। तो ये जो हमारे पास अक्सर ABTS लगे होते हैं सब स्टेशन में, इनका ये भी रीज़न होता है कि वो कैपेसिटी पूरी, आप एक हद से ऊपर नहीं जा सकते कैपेसिटी के अंदर, तो यू हैव टू लिमिट, यू हैव टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस। तो जो शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तमाम सिनेरियोज को हर कंडीशन में रन करके देखना पड़ता है कि आपके पास जो कपलर है, मैं उसको दोनों लाइनें इकट्ठी ऑन करके देखूंगा, फिर कपलर लगा के देखूंगा, और फिर इस तरीके से यू हैव टू बिल्ड डिफरेंट सिनेरियोज। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और भी चीज़ है, वो कॉमन ये है कि जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर्स की लिमिट करती है फॉल्ट करंट को। तो जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज लेवल बढ़ते हैं, परसेंटेज इंपीडेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। 11/400 kV का जो ट्रांसफार्मर है, नॉर्मली परसेंटेज इंपीडेंस इसकी होती है 5% तक। के इलेक्ट्रिक में 5% है, वापडा में 4% है। इसी तरीके से अगर आप एक लेवल अप जाए 132/11, तो परसेंटेज इंपीडेंस 9% से 10% तक जाएगी। और 220/132 की और ज़्यादा बढ़ जाती है 12% तक। फिर 500/220, दैट विल बी मोर इंक्रीज टू लाइक 15%। तो हम फॉल्ट लेवल को लिमिट करना चाह रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली स्टडीज हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं और इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि हमने तमाम सिनेरियोज किए और फिर हमने फॉल्ट लेवल कैलकुलेट किया सोर्स का। और हम अगर डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सोर्सेज लगी हुई हैं, डिफरेंट आपके पास उसकी फॉल्ट रेटिंग्स हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास लगा हुआ है 500 kV का ट्रांसफार्मर, तो हमने 8.2 किलो एम्प्स जो है वो सेलेक्ट कर दिया। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है? ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस थी। आवाज आ रही मेरी?
चलें ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट कर लें। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कहीं, मतलब? अच्छा। अच्छा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, पावर कैपेबिलिटी कर्व जो है ना, ये बेसिकली टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू पावर जनरेशन साइड। जो आपके जो पावर प्लांट है, डिफरेंट जनरेशन पावर प्लांट्स हैं, उनकी एक कर्व होती है जैसे कहते हैं पावर कैपेबिलिटी कर्व। तो अगर आपके पास एक जनरेटर है दैट्स बेसिकली लाइक 1 मेगावाट का जनरेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त ही हर पॉइंट के ऊपर 1 मेगावाट जनरेट करेगा। उसकी एक कर्व होती है, कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर हम बता देंगे कितना मेगावाट कितने एमवीआर के ऊपर ये जनरेट कर सकता है। तो मेगावाट उसमें पी होता है और उसमें क्यू होता है। तो पी और क्यू को हम प्लॉट करते हैं, और उसमें फिर जो कर्व हमारे पास निकल के आती है दैट्स कॉल्ड एज अ पावर कैपेबिलिटी कर्व। तो यानी कि आपका जो जनरेटर होता है उसकी जो जनरेशन की कैपेसिटी होती है, जैसे मेगावाट्स कहते हैं, वो डिपेंड कर रही होती है वो रिएक्टिव पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, उसके ऊपर भी डिलीवर वो जो कर्व है डिपेंड कर रही होती है। तो पावर जो है हमारे पास मेगावाट्स में कंसीडर हो रही है, और जो रिएक्टिव पावर है दैट्स कंसीडर्ड इन एमवीआर। तो रिएक्टिव जनरेटर्स जो है हमारे पास, जो उनकी रेटिंग होती है वो होती है एट डिफाइंड पावर फैक्टर दैट्स 0.85 मेगावाट्स में जो है, या 0.9 लैगिंग के ऊपर हम उनको डिफाइन करते हैं। जो बस नॉर्मल जनरेटर्स होते हैं, 0.85 या 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पे हम उनकी मेगावाट्स को डिफाइन करते हैं। एक्टिव पावर आउटपुट इज लिमिटेड बाय द प्राइम मूवर। ओके, प्राइम मूवर की एक लिमिटेड स्पीड होती है, और उससे ऊपर अब वो नहीं जा सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, तो एक्टिव पावर आपकी लिमिट हो जाती है। उसके बाद द कंटिन्यूस रिएक्टिव पावर आउटपुट कैपेबिलिटी इज लिमिटेड बाय द थ्री कंडीशन। रिएक्टिव पावर, अच्छा जनरेटर जो है ना वो आपका, हम मेगावाट में तो उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, उसकी सप्लाई उसका हमें पता था भाई कितना मेगावाट्स के जनरेटर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेगावाट नहीं जनरेट कर रहा होता, साथ में रिएक्टिव पावर या तो सप्लाई कर रहा होता है या एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ओके, तो दो चीज़ें वो हर वक्त कर रहा होता है, या तो रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है नेटवर्क में या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब जैसे जो मेगावाट हमें पास लिखे हुए होते हैं जनरेटर्स के ऊपर, वो 0.85 या 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब ये है कि जो आपके पास, लेट्स सपोज अगर 10 मेगावाट है, तो 10 मेगावाट वो देगा जब वो 10% ऑफ इट 1 MVAR एब्जॉर्ब कर रहा होगा। उसको 1 MVAR चाहिए होगी जनरेशन के लिए, तो उस पॉइंट के ऊपर एट दिस पॉइंट ही कैन द जनरेटर कैन बेसिकली एक्सपोर्ट 10 मेगावाट एट मैक्स। तो ये बेसिकली इस तरीके से पावर कैपेबिलिटी डिफाइन हुई होती है। तो अगर आप यहाँ आए और उसमें ये देखें तो आपके पास ये पी क्यू बेसिकली डायग्राम है, और ये एक सिंक्रोनस मशीन का है। इसमें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल साइड है ये है रिएक्टिव पावर, ओके, दैट्स मेंशन इन पर यूनिट, और ये है रियल पावर दैट्स मेगावाट, ओके, दैट्स मेंशन इन एज वेल इन द पर यूनिट। और आप ये देखें तो ये आपको लगेगा कि यार कितने मेगावाट्स पे ये कितनी पावर जनरेट कर सकता है। तो बेसिकली 0.8 लैगिंग के ऊपर जो है ना, ये इस वक्त प्योर मेगावाट जनरेट कर रहा है, इधर मेगावाट्स कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा। का मतलब ये सिंक्रोनस मशीन इस वक्त ये एक्ट कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है मेगावाट्स फ्रॉम द नेटवर्क एट दिस पोजीशन। इट इज वर्किंग लाइक अ प्योर इंडक्टर, और ये मेगावाट सारे नेटवर्क से एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरीके से इसके रिवर्स में आए तो ये रिवर्स में 0.2 अंडर एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम जो है ना वो 20% जो इसकी कैपेसिटी है जनरेशन की, उस तक ये चल सकता है। उसके बाद ये अंडर एक्साइटेशन पे ट्रिप कर जाएगा। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, इट कैन नॉट सप्लाई रिएक्टिव पावर टू द नेटवर्क, जस्ट इट कैन नॉट एक्ट लाइक, अगर 10 मेगावाट का जनरेटर है तो 2 MVAR से ज़्यादा ये
कैपेसिटिव पावर की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी कि 2 एमवीआर से ज़्यादा पावर नेटवर्क में रिएक्टिव पावर फीड नहीं कर सकता। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लैगिंग में इसके पास 80% तक इसके पास कैपेसिटी है। सिमिलरली यहाँ आप देखें तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना एमवीए कैपेसिटी यहाँ दे रहा है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ये दे रहा है आपके पास 8.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे सबसे ज़्यादा एमवीए यहाँ जनरेट कर रहा है आपके पास इस पॉइंट पे, और ये आपकी कैपेसिटी आ गई जनरेटर की इस पॉइंट के ऊपर। मोर और लेस ये सेम है। और अगर आपके पास, अगर आप इससे ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब ये करना शुरू करेगा इस पॉइंट से बियॉन्ड, यानी कि अगर इसका 6 एमवीआर से ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इसकी जो जनरेशन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी, और ये लिमिट हो रही है। आप देखें जनरेशन इज़ रिड्यूसिंग। इसके बाद अगर ज़्यादा आप 0.6 से ज़्यादा का एमवीआर एब्जॉर्ब करेगा नेटवर्क में तो इसकी जनरेशन फिर 0.8 से 0.76 इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, अगर ज़्यादा पावर रिएक्टिव पावर एज अ लैगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा है तो इसकी जो जनरेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमें इसे ऑप्टिमम लेवल पे रखना है। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि क्या है और क्यों हमें इतना यूटिलिटी वाले इतना इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि यार पावर फैक्टर क्या होना चाहिए आपके पावर प्लांट का और उसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो हम लेट्स सपोज अभी मैं मटियारी में एचपीडीसी में मैंने काम किया, और जो भी हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनको पता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक सबस्टेशन है यहाँ, और इसके ऊपर आपके पास एक लाइन है, ओके, और वो काफ़ी दूर से आ रही है। सो द डिस्टेंस इज लॉन्ग। लॉन्ग डिस्टेंस पे कौन सा इम्पैक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में? फेरेंटी इफेक्ट। वो क्या होता है आइडिया किसी को? फेरेंटी इफेक्ट यानी कि अगर लेट्स सपोज यहाँ जी 500 केवी है, तो इस एंड के ऊपर आपके पास हो जाएगा लेट्स सपोज 520 केवी, और बस वोल्टेज आपके पास लेट्स सपोज है 500 केवीज। तो अब डिफरेंस आ गया 20 केवीज का डिफरेंस आ गया, तो ±5%। ये इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, ये 500 है तो यहाँ 550 केवीज आ रहे हैं इधर फॉर एग्जांपल। तो ±5% का मतलब है कि 25 केवीज की बैंडविड्थ होनी चाहिए। 25 केवी स्टिल हाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये ब्रेकर आप क्लोज नहीं कर सकते इस पॉइंट पे बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज डिफरेंस। लाइन यहाँ से आपने क्लोज कर दी, वोल्टेज यहाँ से आ गए, अब आप ये ब्रेकर क्लोज नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन क्या होगा कि आप ट्रांसमिशन लाइन 500 की भी ऑलरेडी वोल्टेज बूस्ट हुए हुए नेटवर्क के इस पॉइंट के ऊपर, तो ऑप्शन क्या होगा कि आप, एक ऑप्शन ये कि आप ये जो लाइन का रिएक्टर है ये ऑन करेंगे, सर्किट ब्रेकर क्लोज करेंगे, लाइन का रिएक्टर आपका ऑन हो जाएगा। शंट रिएक्टर लगा होता है फेस टू ग्राउंड। रिएक्टर ऑन करने से क्या होता है कि इसकी बेसिकली कैपेसिटी होती है 5 MVAR फॉर एग्जांपल, 5 MVAR। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज एक्टिंग लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है, और जो रिएक्टर है वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर फीड कर रहा है। तो जैसे ही रिएक्टर आपने इन किया तो आपके जो वोल्टेजेस हैं लेट्स सपोज वो कम हो गए 540 हो गए, 40 या 530 हो गए आपके पास फॉर एग्जांपल, 530 चलें कर लेते हैं, 530 केवी हो गए वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद। स्टिल यू कैन नॉट क्लोज द लाइन। तो आपने क्या किया, आपके पास सबस्टेशन के ऊपर कैपेसिटर बैंक था, आपने वो ऑन कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इसमें इन कर दी। कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इन करने से बस वोल्टेज आपके राइज हो गए, तो 5 MVAR का बैंक इन किया आपने, MVAR रिएक्टिव कैपेसिटिव और MVAR इंडक्टिव। फिर एक आपके वोल्टेज 5 वोल्टेज का और फर्क आया, फिर 5 का और ऐड किया, तो 510 आपने बस वोल्टेजेस कर दिए, 510 यहाँ हो गए, कैपेसिटर ऐड करने से इंडक्टर ऐड करने से यहाँ कम हो गए, तो अब दोनों वोल्टेज बैलेंस हो गए और अब आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। तो जो आपके पास नेटवर्क है उसमें आप जो पावर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है उसके लिए अक्सर रिएक्टिव पावर को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो बेसिकली क्या है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस एंड के पास सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ होता, आपके पास जनरेशन है यहाँ,
तो हम क्या करते हैं कि हम ब्रेकर एक दफ़ा क्लोज हो गया फिर तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, फिर आपका फ्रंट इफेक्ट भी चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम वोल्टेज राइज करने के लिए इसको हम चलाते लीडिंग पावर फैक्टर में। अगर वोल्टेज का डिफरेंस कम यहाँ वोल्टेज कम होते हैं, हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको लैगिंग पावर फैक्टर में ड्राइव करते हैं ताकि हम रिएक्टिव पावर सप्लाई करके जो बस वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए जो भी आपके पास नेटवर्क के अंदर पावर प्लांट्स लगे होते हैं उसमें हमें नेटवर्क की स्टेबिलिटी के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए हमें जो है ये चाहिए होता है कि यार उसके अंदर ना सिर्फ मेगावाट्स सप्लाई करने की फैसिलिटी हो, बल्कि वो आपका जो पावर प्लांट है उसके अंदर कोई रिएक्टिव पावर की कैपेसिटी भी होना ज़रूरी है। मैं अपने नेटवर्क को स्मूथ रखना चाहता हूँ, आई शुड हैव basically generator that should have a not only the capacity of megawatts but megawatt as well as a network operator। हर different countries में different network operators हैं और वो basically different आपके requirements को लेके आते हैं। For the most part, new wind plants use doubly feed asynchronous generators or full conversion machines with self-commutated electronic interfaces which have considerable dynamic, reactive and voltage regulation capabilities। तो जो आपकी वोल्टेज रेगुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसमें काम आती हैं, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपका जो पॉइंट ऑफ कनेक्शंस हैं उसके अंदर नेपरा ये भी डिफाइन करता है कि वोल्टेज शुड बी रेगुलेटेड टू ±5% एंड जनरेटर शुड बी कैपेबल इनफ टू फीड द रिएक्टिव पावर इन द नेटवर्क। वो अभी हम कर्व देखेंगे कि अभी नेपरा की रेगुलेशन क्या कहती है, उसकी कर्व क्या है, तो वो हम अभी चेक कर लेंगे। If needed to meet the interconnection requirement, the reactive power capability of the solar and wind plants can be further enhanced by adding a static war compensators। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास एसिंक्रोनस जनरेटर्स हैं, ठीक है, एसिंक्रोनस मशीन्स हैं या सिंक्रोनस मशीन्स हैं और उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो बेसिकली नेपरा के रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं है आपके पास ये कैपेसिटी, तो फिर आपको सेपरेट स्टैटिक वार कंपनसेटर्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और आप जाकर अगर विंड में देखें तो आपको विंड में और सोलर में ये स्टैटिक वार कंपनसेटर्स नज़र आते हैं। विंड में ख़ास तौर पे ये नज़र आते हैं, सोलर में जो आपके पास इन्वर्टर्स होते हैं उनके ज़रिए आप पावर फैक्टर को मैनेज भी कर रहे होते हो। तो एक एसवीसीज आ गए, स्टैटिक वार कंपनसेटर्स, और स्टैटिक कंपनसेटर्स स्टैटकॉम्स, ये कुछ टेक्नोलॉजी का थोड़ा फ़र्क है। तो ये प्लांट के ऊपर आपको लगाने पड़ते हैं कि आपको रिक्वायर्ड पावर फैक्टर मीट करना है। पावर फैक्टर रेंज बेसिकली क्या होनी चाहिए? कंट्रोलेबल सोलर विंड प्रोजेक्ट must operate such that at its connection point the power factor is maintained within 0.9 lagging to 0.95 लीडिंग। तो बेसिकली ये जो लिमिट है ये नेपरा ने दी हुई है कि आपके पास हम जो पावर फैक्टर है वो पावर प्लांट ने जो मैनेज करना है वो 0.9 लैगिंग से 0.95 लीडिंग तक पावर फैक्टर आपने मैनेज करना है। अगर आप अपने कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, कन्वर्टर्स के थ्रू कर सकते हैं तो ठीक है, या विंड टर्बाइंस के थ्रू कर सकते हैं, उसमें कैपेसिटी है, देन फाइन गुड। अदरवाइज आपको स्टैटिक वार कंपेंसेटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि ये पावर फैक्टर आपका मेंटेन रहे। रिएक्टर पावर कैपेबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? रिएक्टिव पावर कैपेसिटी जो है वो नेपरा कहता है कि भाई आप 33% जो पावर है, जो आपके पास लेट्स सपोज 10 मेगावाट आपके पास पावर है जनरेशन की, तो उसकी 33% तक वो या तो एब्जॉर्ब कर सकता हो या उसकी फीड कर सकता हो, यानी 33% लैगिंग और लीडिंग पे चलने के काबिल हो आपका प्लांट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द प्लांट मस्ट कंट्रोल वोल्टेज एट द कनेक्शन पॉइंट वाया करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज ऑफसेट ±5% नॉर्मल ±10% कंटीजेंसी रिएक्टिव ±33% पर यूनिट। तो वोल्टेज रेगुलेशंस भी ±5% जो है ना हमने इसमें दी हुई है, ऑफसेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंटीजेंसी के लिए ±10% है। ओके, फॉर अ शॉर्ट टाइम ±10% ये सपोर्ट कर रहा हो, और रिएक्टिव के लिए ±33% पर यूनिट तक
अप्रोक्सीमेट वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस 33% पर यूनिट, जैसे मैंने बताया। देखिए या तो 33% वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा या वो फीड कर रहा होगा। उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो जनरेशन आप ले रहे हो उसके 33%, या तो वो फीड कर रहा हो या वो एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो ये दो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स है नेपरा की, जो नेपरा बेसिकली इनसे करता है। अच्छा, अब ये आप देखें तो बेसिकली ये है रिएक्टिव पावर कंट्रोल कर्व कि आपकी जो पावर है विंड की या सोलर की, वो 33% फुल आउटपुट का Q प्लस या Q माइनस बेसिकली वो उसमें कैपेसिटी होके वो डिलीवर कर सके। ये विंड की आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये आपके पास बेस की इक्वेशन आ गई है यहाँ। ओके, सो बेस में और विंड में मेन डिफरेंस आप देखेंगे तो वो ये है कि बेस इज बाई डायरेक्शनल, यानी कि बेस विंड हमेशा एक्सपोर्ट कर रहा होता है पावर, जबकि बेस है उसके दो साइकिल होते हैं। उसका एक साइकिल में वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और दूसरे साइकिल में वो पावर को नेटवर्क में फीड कर रहा होता है। तो इसके दो साइकिल्स हो गए। जो हमारे पास सोलर है या हमारे पास विंड है, इसका एक ही साइकिल है, वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहा है और 33% तक वो एक्सपोर्ट किए जा रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास एक साइकिल, इसमें दोनों में ये फ़र्क हो गया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट नेपरा की वो 33% है। वोल्टेज रिक्वायरमेंट आप देखें तो प्लस माइनस 5% जो है वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है वोल्टेज ऑफसेट की नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, एंड ड्यूरिंग कंटीजेंसी कंडीशंस प्लस माइनस 10% तक जो है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंटीजेंसी कंडीशंस के अंदर वो, यानी कि आपके पास अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसमें वोल्टेज डिप होते हैं, तो उस दौरान वो फीड करेगा फॉल्ट को और वोल्टेज डिप को मैनेज करने की कोशिश करेगा, और उसके साथ जो है ना वो उस बैंडविड्थ को अरेंज उस टाइम को एब्जॉर्ब करेगा, और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट वो नहीं उसको होना चाहिए। रिएक्टिव पावर ऑफसेट 33 प्लस माइनस 33% है। ड्रूप 5% नॉमिनल वोल्टेज है मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। ड्रूप बेसिकली इसकी पावर प्लांट की एक टर्मिनोलॉजी है, ओके, जिसमें ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो जिसको अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक वोल्टेज कंट्रोल मोड आ गया। ठीक है, तो ये है नेपरा की रिक्वायरमेंट। अब हम ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट का नमाज का, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, सही है। हमने अभी देखा था कि जो नेपरा की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरीके से वो जो कर्व्स हैं कैपेबिलिटी कर्व्स जनरेटर की और रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं नेपरा लेवल पे क्या होती हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने जो है ना डिफरेंट कंट्रीज की कैपेबिलिटी कर्व्स जो फॉलो होती हैं वो क्या है रिएक्टिव पावर की, वो इसमें मेंशन की हुई हैं जी। एसवी के नेटवर्क है, ये एनर्जी नेट है, ये स्टेट नेट है। ये बेसिकली जो स्टेट नेट है हम उसकी कर्व को फॉलो कर रहे हैं मोस्टली इस वक्त। 33% एक्टिव रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट स्टेट नेट के, और आयोन जो है वो भी इसी को फॉलो कर रहा है। ईओन नेटवर्क, एनजी नेट, वो ये कर्व रिक्वायरमेंट मांग रहा है। और ई एस बी एन जी बेसिकली वो ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये मांग रहा है। तो डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेपरा बेसिकली इस वक्त इस वेव फॉर्म पे रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ होते हैं?
प्राइमरी डिज़ाइनिंग के लिए, सबस्टेशंस के लिए, 3D के लिए हम प्राइम टेक 3D सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है। और आपके पास इसमें प्राइम टेक के अंदर लाइब्रेरीज हैं इक्विपमेंट्स की, 3D इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, और उसमें आप वो 3D इक्विपमेंट्स डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, और उन सब चीज़ों को आप बेसिकली करके आप जो है 3D डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी सबस्टेशंस की। ऑटोकैड और इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का हम सबको पता है बेसिकली, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम स्कीमेटिक्स डिज़ाइन भी बनाते हैं, जीएस भी हम डिज़ाइन करके इसमें बनाते हैं, सेक्शन और प्लान व्यू जिसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं। माइक्रो स्टेशन जो है ये भी इस्तेमाल होता है सिविल प्राइमरी डिज़ाइन। बेंटले सॉफ्टवेयर है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। रेविट जो है बेसिकली बिम मॉडलिंग के लिए, जो 3D मॉडलिंग होती है इक्विपमेंट्स की, दैट्स कॉल्ड एज बिम। तो उसके लिए रेविट यूज़ करते हैं मोस्टली हम। नेविस वर्क्स है। क्लैश रिडक्शन जो है आपकी, यानी कि आपके पास कहीं से पावर केबल गुजर रही है, वहीं से आपके पास लेट्स सपोज कोई पाइपलाइन गुजर रही है, तो 3D के अंदर पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ क्लैशेस हैं, उन क्लैशेस को बेसिकली आप डिडक्ट करके उसको फिर एडजस्ट करते हो। ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर है ई प्लान, उसमें प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल स्कीमेटिक्स डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स के लिए। और उसके बाद आप आए ई टैप सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी रिले कोऑर्डिनेशन, लोड फ्लो, शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। आर्क फ्लैश स्टडीज़, अवीवा इलेक्ट्रिक SPI लार्ज EPC प्रोजेक्ट्स में केबल रूटिंग और लूप ड्राइंग्स के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। सिस्टम स्टडीज़, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल स्कीमेटिक डिज़ाइन था इसका टॉपिक, ये अब सिस्टम स्टडीज़ है। सिस्टम स्टडीज़ हमारे पास जो है नेटवर्क एनालिसिस टूल ई टैप सबसे ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोड फ्लो करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, प्रोटेक्शन एंड आर्क फ्लैश स्टडीज़, मोटर स्टार्ट स्टडीज़, तो हम बहुत ज़्यादा ग्लोबली यूज़ करते हैं इसको। डिक साइलेंट पावर फैक्ट्री सॉफ्टवेयर है, ये ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू ई टैप, और इसमें जो मॉडलिंग है वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे की जाती है एज़ कम्पेयर टू ई टैप। PS कैट जो है ना आपके पास, ये EMT स्टडीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिएंट स्टडीज़ जो है ना आपकी, उसके लिए किया जाता है। ट्रांजिएंट्स जो डिफरेंट स्विचिंग्स के दौरान आते हैं उसको हम देखते हैं। HVDC फैक्ट, इन्वर्टर बेस्ड स्टडीज़, ये सारी की सारी PS कैट में होती है। PSE सीमेंस ट्रांसमिशन स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। PSSE सॉफ्टवेयर इस वक्त जो है ना वो NTDC भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसने पूरा नेटवर्क पाकिस्तान का PCC के अंदर डिज़ाइन किया हुआ, और उसी के अंदर फिर वो आपकी जो है पूरी सिस्टम में अगर कोई चीज़ ऐड करनी होती है उसके अंदर वो ऐड करके उसको देखते हैं किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर HVDC जब उन्होंने ऐड किया था पावर प्लांट, तो PSSE में जो नेटवर्क मॉडल है उसके अंदर ऐड करके उसकी सिमुलेशन की थी और देखा था कि उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। साइम कैप आपके पास है, केबल साइजिंग एंड एम्पेसिटी का सॉफ्टवेयर है साइम कैप, और बेसिकली थर्मल एनालिसिस ऑफ बरीड केबल्स, ये साइम कैप से हम करते हैं। केबल डिजाइनिंग इज बीइंग डन थ्रू साइम कैप। CDGS सॉफ्टवेयर एक हमारे पास ई टैब में भी है, और लेकिन CDGS इज स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जिससे हम अर्थिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं। IEEE 80 कंप्लाइंस है इसमें, वैसे स्टैंडर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन जो है ना, उसके पास रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स लाइक IEEE 80, IEC 62305 है। इसमें CDGS सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड डिज़ाइनिंग के लिए, और आपके पास ETAP ग्राउंड ग्रिड सॉफ्टवेयर है, SCS ऑटो ग्रिड प्रो है। ठीक है जी। ETAP बेसिकली ग्राउंड ग्रिड और स्टेप एंड टच पोटेंशियल कैलकुलेट करता है, और इसमें लोड फ्लो इंटीग्रेटेड है। पहले आप सर्किट डिज़ाइन करेंगे, फिर लोड फ्लो करेंगे, उसके बाद शॉर्ट सर्किट करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ करने के बाद आपने उसको अर्थिंग डिज़ाइन स्टडीज़ करेंगे। ये हम कल देखेंगे कि अर्थिंग डिज़ाइन स्टडीज़ हम ई में किस तरह करते हैं, कल हम उसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास स्ट्राइक रिस्क OPR टूल्स, ये लाइटिंग असेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, लाइटिंग रिस्क असेसमेंट टूल है, IC 62305 कैलकुलेशन है इसकी। सिविल के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो स्टैट प्रो, टेक्ला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। ऑटोकैड सिविल 3D,
ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रिविट स्ट्रक्चर जो है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर बीम स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए। स्काडा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीई का सॉफ्टवेयर D2000, और सिमिस का हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सी कंपास। 6150 टूल्स जो हैं आपके पास 61850 एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू रिले कम्युनिकेट करती हैं। दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट प्रोटोकॉल्स, और ये काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि IC 61850 जस्ट लाइक ए जावा। अगर रिले कोई सिमिस के रिले IC 61850 पे कंपेटेबल है तो वो ABB के कंपेटेबल जो आपके पास मॉड्यूल है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो यू डोंट नीड एनी इन्वर्टर कन्वर्टर। सो ये जो है आपको इसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेल एक्सीलेटर बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है सेल रिले सेटिंग्स का। ओके, रिले सेटिंग्स इस सेल के अंदर कर सकते हैं। इस तरह से डिक्सी सॉफ्टवेयर है, ये भी सेल का सिमिस का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप सिमिस की रिलेज की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं और IC 650 टूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर PCM 600 है हमारे पास, ABB का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप रिले की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसकी सेटिंग्स करते हैं। माइकॉम अरीवा का सॉफ्टवेयर है, और RDO और ID कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि सब स्टेशन कम्युनिकेशन डिज़ाइन में काम आते हैं। टिपिकल वर्क फ्लो क्या होगा सब स्टेशन का? सबसे पहले आपने सिंगल लाइन बेसिकली बनानी है ऑटो कैड में। पहले उसको आपने ये सेलेक्ट करना होता है कि आपका वोल्टेज लेवल क्या होगा, कितने इनकमिंग फीडर होंगे, आउटगोइंग फीडर्स होंगे, बस बार की अरेंजमेंट क्या होगी, सिंगल बस स्कीम है, डबल बस स्कीम है, ये सब चीज़ें आप उसमें से देखते हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिस्टम स्टडीज़ ई टैब में आप करते हैं और रेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। लोड फ्लो शॉर्ट सर्किट स्टडीज़ करने के आप रेटिंग्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी लेआउट एंड क्लियरेंस, जब इक्विपमेंट आपके सेलेक्ट हो गए कि आपने AIS पे जाना है, आपने इन GIS सिलेक्शन करनी है, स्विच गियर पे जाना है। सो इन तमाम सिलेक्शंस के बाद एक लेआउट आप डिज़ाइन करते हैं। लेआउट डिज़ाइन कर लिया, SLD आपकी रेडी हो गई, लोड फ्लो शॉर्ट सर्किट आप कर चुके हैं। उसके बाद आपने अर्थिंग डिज़ाइन किया, उसी लेआउट के ऊपर आपने ये अर्थ नेटवर्क मैश बना के डिज़ाइन किया पूरा। और फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन स्कीमेटिक्स, पहले आप हाई लेवल प्रोडक्शन स्कीमेटिक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मीटरिंग, रिले एंड मीटरिंग सिंगल लाइन डायग्राम्स, जिसमें आप डिवाइसेस दिखाते हैं हाई लेवल के ऊपर कि भाई कौन सी डिवाइसेस प्रोडक्शन की यूज़ होंगी, किसको वो ट्रिप करवाएंगी। तो आप वो बेसिकली जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद आप डिटेल डिज़ाइन इसका जनरेट करते हैं। पहले बेस फिजिबिलिटी डिज़ाइन करते हैं, फिर डिटेल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज स्काडा एंड रिले कॉन्फ़िगरेशन। जब आपके पास पूरा पैनल्स की ड्राइंग्स आ गई, आपके पास SLD आ गई, आपके पास रेल मीटिंग SLD आ गई, तो आपके पास तमाम डिवाइसेस आ गई, ड्राइंग्स आ गई, तो आप उन रिलेज को कॉन्फ़िगर करोगे एज पर द स्कीम, एज पर द साइड स्कीम। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिले है, उसके ऊपर बाइनरी इनपुट का कॉन्टैक्ट है जो कि बता रहा है कि CB स्टेटस क्या है। एट द बाइनरी इनपुट इट्स गिविंग यू व्हाट इज द CB स्टेटस। तो आप इस बाइनरी इनपुट को फॉर एग्जांपल बाइनरी इनपुट नंबर 1 BI नंबर 1 इसको कॉन्फ़िगर करोगे कि यार ये दिस इज़ फॉर CB स्टेटस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसी तरीके से एक आउटपुट कॉन्टैक्ट आप कॉन्फ़िगर करोगे ट्रिपिंग के लिए कि यार ये अब ट्रिपिंग दे रहा है, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज पर द रिले एज पर द साइट आप करते हो। सिविल एंड केबल रूटिंग डायग्राम आप बनाते हो, इंटीग्रेशन रिव्यू। फिर उसके बाद अभी सॉफ्टवेयर बेस ही चल रहा है, उसके बाद आप जो है देखते हो कि यार कोई क्लैशेस तो नहीं है। 3D के अंदर पूरे मॉडल बना के देखते हो कोई क्लैशेस तो नहीं है MEP नेटवर्क का इलेक्ट्रिकल केबल्स के साथ या फिर लाइटिंग के साथ, फिर केबल रूट्स के साथ। फिर उसके बाद जब सब हो जाता है फिर आप इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स इशू करते हो, और फिर उसके बाद जो है हम साइट पे जो कमीशनिंग का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो देन कमीशनिंग स्टार्ट्स एट साइट। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर दैट्स अबाउट रिले प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन। ई टैब में थोड़ा सा हम उसको स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि किस तरह से वो रिले प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन किस तरह से वर्क कर रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा।